नमस्कार, मी मनोज भुयर. नवराष्ट्र डिजिटलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. बिहार विधानसभा मतदान पहिला टप्पा हा आज पार पडतोय आणि दुसरा टप्पा हा 122 जागांसाठी असणार आहे. बिहारच्या निवडणुकीतले मुद्दे कोणते आणि हा मतदानाचा पहिला टप्पा कसा पार पडला, कोणकोणते मुद्दे हे प्रभावी ठरले आणि कुठल्या नेत्यांचा जलवा होता, एक साधारणतः बिहारच्या निवडणुकीचा अंदाज घ्यावा यासाठी आम्ही आमचे ज्येष्ठ पत्रकार धीरेंद्र पुंदीर यांच्याशी संवाद साधतोय. ते पटण्यामध्ये अनेक दिवस होते. नवी दिल्लीमध्ये त्यांची पत्रकारिता सुरू आहे आणि आज तक आणि न्यूज नेशन या दोन राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांमध्ये त्यांनी दीर्घकाळ काम केलेलं आहे आणि बिहारचा दौरा केल्यानंतर आता ते दिल्लीकडे जात आहेत. पण आम्ही एअरपोर्टवर त्यांना गाठलं आणि त्यांच्याशी आता आम्ही बिहारच्या निवडणुकीवर बातचीत करतो. बहुत स्वागत है धीरेन्द्र जी आपका नवराष्ट्र डिजिटल चैनल में. जी नमस्कार आपको भी और आपके नवराष्ट्र डिजिटल चैनल के तमाम दर्शकों को. मनोज जी जी क्या अंदाजा आया दरअसल आपको पहले चरण में मतदान के, वोटिंग के, बिहार के राजनीति को इस हालात में आपने कैसे समझा? देखिए मनोज जी, सीधे तौर पर अगर हम देखते हैं कि जब बिहार में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर से जरूर बहुत सारा शोर दिखाई देगा, बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज होती है रिपोर्टर के आंकने का तरीका कि वहां क्या होने जा रहा है, उसको हम देखते हैं कि जनता किस तरह से मुद्दों को परसीव कर रही है और उनका रिएक्शन दे रही है. अगर हम देखते हैं तो वहां एक एंटी इनकम्बेंसी का जो बेसिक फैक्टर होता है किसी भी सरकार के लिए, जो एक बदलाव की पहली शर्त होती है, अगर किसी सरकार में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होती है, तो वहां आपको ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही है. मैं लगभग आप ये कह सकते हैं लगभग 15 दिन से मैं बिहार के अलग अलग शहरों में घूम के फर्स्ट फेज के लगभग ज्यादातर शहरों में और फिर सेकंड फेज पर हम लोगों को कुछ कुछ शहरों में अगर हम लोग गया जैसे टाउन्स पर गए, वहां तमाम जगह पर जहानाबाद, तो वो अलग शहर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए अगर आप सरकार बदलना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल बाद एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिसने लगातार वो कभी इधर रहा कभी उधर रहा लेकिन सत्ता में वही रहा. बीच में मांझी को आप छोड़ दीजिए 9 महीने का कार्यकाल, तो वो भी उनके ही मर्जी से. तो उसके अलावा आप देखेंगे कि वो निरंतर सत्ता में बने रहे, तो उनके खिलाफ ये लोग कह सकते हैं, और सबसे बड़ा अटैक भी उन्हीं पे करने की कोशिश की विपक्ष ने. तो मुझे लगता है कि कोई भी एंटी इनकम्बेंसी का ना होना वहां ये बताता है कि सरकार की रिटेन करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं. आप ग्राउंड पर जाते हैं तो भी आपको लगता है कि वो जिस तरह से सरकार काम कर रही है, लोगों का समर्थन, और खासतौर से एक बात बाकी देश के लोगों को ये समझनी चाहिए कि महिला वोटर बिहार में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं आंकड़े के हिसाब से भी. 2010 के बाद से, अगर 2010 का सुशासन बाबू के तौर पर जो कार्यकाल था, अगर मैं उसको कहूं मनोज जी, तो लगातार उसके बाद वही 5 साल का कार्यकाल था जिसको बिहार की राजनीति में 35 साल 40 साल की राजनीति का सबसे बेस्ट पीरियड कहा जाता है, जहां माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, रूट्स बन रहे थे और करप्शन पर भी एक्शन लिया जा रहा था. तो वो एक बड़ी चीज थी. और उसके नाम पर अगर 2010 में, और चूंकि महिला को सबसे पहले सशक्तिकरण के तौर पर जो पंचायत चुनाव है उनमें उनका रिजर्वेशन किया गया, जो एक यूनिक आइडिया के साथ राज्य में था. उसके बाद आपने देखा होगा उसी समय बच्चियों को साइकिल दी गई स्कूल जाने के लिए. तो ये जो महिलाओं के लिए काम किया गया था, उसने 2010 में एक बड़ा सर्ज किया उनके वोटर्स की तादाद में, और वो खुल के नीतीश कुमार के साथ आई. शराबबंदी एक ऐसा मसला है जो डोमेस्टिक वायलेंस को कम करता है, तो बिहार में उसने और उनको ताकत दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2010 का इलेक्शन लगभग 200 सीटें पार किया था गठबंधन ने, और 206 के, जहां तक मुझे याद है 206 सीटों को उन्होंने हासिल किया था. उसके बाद वो डेक्लाइन तो हुए, चूंकि 2015 में फिर वो लोग वापस चले गए उनके पास लालू प्रसाद यादव के. तो वो उसके बाद फिर 2020 का चुनाव आपने देखा. तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ अमूमन आप यही मान के जाएंगे, दिल्ली से जाएं या मुंबई से जाएं, जो बाहर के लोग हैं स्टेट के, कि शायद कोई एंटी इनकम्बेंसी वहां होगी. तो सबसे पहला शॉक वैल्यू आपको लगेगा कि वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो ग्राउंड पर दिखाई दी. और ये बहुत बड़ी ताकत हो सकती है एक मुख्यमंत्री की. वो पाले बदलता है, वो साइड बदलता है, वो विचारधारा भी बदलता है, लेकिन मुख्यमंत्री रहता है, लोग उस पर यकीन करते हैं. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा मनोज जी. और इसीलिए मैं कहूंगा कि जो पिछली बार उन्होंने इस फर्स्ट फेज में जो ताकत दिखी थी,
पिछली बार 59 56 59 सीट शायद इनके पास है 121 में से। और महागठबंधन के पास उससे ज्यादा सीट थी, 2 या 3 सीटों का अंतर था। लेकिन अगर मैं ये कहूं आज की जी। डेट में अच्छी पोजीशन में सेल कर रहे हैं जी। जी, मतलब ये गजब का निरीक्षण रहा है आपका कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार विरोधी लहर कोई आपने देखी नहीं, भापी भी नहीं। ये बताइए जी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि हमारे विधायक दरअसल मुख्यमंत्री का चेहरे का चयन करेंगे। लेकिन बाद में फिर नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्या किया कि अमित शाह जी को कहना पड़ा कि बिहार के मुख्यमंत्री ये नीतीश कुमार ही रहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को कुछ करने की ज़रूरत थी अमित शाह को ये समझाने के लिए कि सत्ता जो है, यहाँ नीतीश कुमार के नाम से चलती है। वहाँ अमित शाह सत्ता नहीं चलाते हैं, ये जान लीजिए। क्योंकि अगर नीतीश कुमार, देखिए ये सरकार बनने के लिए सबसे बड़ी बात ये मनोज जी कि आपको मिनिमम नीतीश कुमार को 40 सीटें चाहिएंगी, मिनिमम में। अगर सब लोग अच्छा करते हैं तब वो जाके महागठबंधन ये एनडीए सत्ता में आएगा। और जिस दिन 35-40 सीटें नीतीश कुमार पर हैं, तो एक अणे मार्ग वो है जिसको मुख्यमंत्री आवास कहा जाता है, और उसके जस्ट सामने आपको लालू प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष, जिनके बेटा नेता प्रतिपक्ष हैं। लालू यादव इसलिए क्योंकि गठबंधन में उन्हीं के नाम से चलता है। तो वहां उनके घर में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, उनको सड़क पार करके जाना है और अपनी भाभी जी के हाथ से चिवड़ा खाना है, और उसके बाद दही चिवड़ा, और उसके बाद कह देना है कि बहन जी मैं गुजरातियों के पास भाभी जी अब नहीं जाऊंगा, उन दोनों ने बहुत हम लोगों का बिहार के सम्मान को ठेस। ये उनको मालूम है, ये अमित शाह को मालूम है कि उनके साथ इतने लोग कभी भी जा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा उस पर खेल नहीं किया जा सकता। जब तक नीतीश कुमार बैलेंसिंग है तब तक ये ताकत बनी रहेगी, और इसलिए आप, मैं कह रहा हूं कि लेकिन अमित दर्शकों शाह को ये को ये चीजें कहने की तो जरूरत शायद। क्यों क्यों पड़ी? अमित शाह जी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी है मेरा सवाल है। दरअसल मुंबई में राज्य बीजेपी इकाई के कार्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम था, तब भी उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था जो कि नेशनल चैनल्स और नेशनल मीडिया में और राष्ट्रीय स्तर के राजनीति में जिसकी चर्चा हुई। वो स्टेटमेंट ऐसा था कि अभी हमें बीजेपी सहारे को लेकर नहीं चलती, या बीजेपी को किसी के सहायता की जरूरत नहीं है। पहले जेपी नड्डा जी ने कहा था कि आरएसएस की अभी हमें कोई जरूरत नहीं, हम इंडिपेंडेंट है। अब वो कह रहे कि एनडीए की सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा मुंबई में कि हम बैसाखियों के सहारे बीजेपी काम नहीं करती और सरकार नहीं चलाती। और नीतीश कुमार का वहाँ महत्ता पता होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि विधायक चुनेंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, एक बात तो आपको देखनी होगी कि अमित शाह और मोदी के आने के बाद एक नई ब्रांड ऑफ बीजेपी है, जिसकी पॉलिटिक्स अपने आप पूरी ताकत अपने पास रखने की है, कोशिश करने की। और राजनीति में कोई भी शब्द, और खास तौर से अमित शाह जैसे पॉलिटिशियंस हैं जो हर एक शब्द का पहले बहुत बार अन्वेषण करने के बाद ही उसको निकालते हैं। तो उस समय ये प्रेशर जरूर दिखता है, क्योंकि ये देखिए सबसे बड़ी बात ये होगी जो चर्चा भी थी कि सबसे बड़ी जो नीतीश कुमार है उनकी सेहत को लेकर, तमाम चीजों को लेकर एक सवाल उछल रहा था। और उसके बाद बीजेपी अपने दांव, अपने लोगों को भी आगे रखना चाहती है, और सबसे बड़ी पार्टी बनने का उसका बहुत बड़ा, आप ये समझिए कि एक लंबे समय से बिहार की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनने का एक बड़ा ख्वाब भी है कि वो जी। इस बार सबसे ज्यादा सीटें लेके आए। और उसके लिए जरूरी है कि वो अपने काडर को इस तरह से मोटिवेट करे कि वो आगे निकले, और मुख्यमंत्री पद आ सकता है, ये सिर्फ बीच की लाइन दी जाती है। क्योंकि उसके बाद उन्होंने कई जी। बार कह दिया, दूसरे लोगों ने भी कहा। तो हमको ये बात जरूर देखनी पड़ेगी कि ये इंटरनल है, क्योंकि देखिए एक चीज मान लीजिए कि एनडीए के अंदर कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं हो रही है, सबसे जी। बड़ी बात ये है। तो मतलब इनके इनके जबकि बीच में हो रही सीटों का जो बंटवारा हो रहा था महाआघाड़ी के बीच में, आरजेडी, कांग्रेस और बाकी अन्य पक्ष, इनमें ये कहा जा रहा था कि साधारणतः एक 7 से 8 ऐसी सीटें जिसमें फ्रेंडली फाइट या समझौता किया गया है। 11 सीटें हैं ऐसी, जिसमें से एक सीट पर मुकेश सैनी ने अपने भाई का नाम वापस लिया, लेकिन बाकी सीट पर तो फ्रेंडली फाइट थी। तो वो चीज, अगर मैं इसीलिए उस सवाल के साथ जोड़ रहा हूं आपके इस सवाल को, कि अगर आप देखते हैं तो जो एनडीए का जो गठबंधन है वो सहजता के साथ हुआ, और इस बार नीतीश कुमार उसमें बड़े भाई नहीं है। 101 सीटों पर वो लड़ रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले जब आप विपक्ष की तरफ से, विपक्ष को सत्ता उल्टानी होती है, और विपक्ष को सत्ता के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होती है, मार्क आगे बढ़ाना होता है, आपको बड़ी लाइन खींचनी पड़ती है। लेकिन वो बड़ी लाइन खींचने में अगर हम लोग अभी तक का डाटा देखते हैं
तो वो नाकामयाब है। आप देखेंगे कि उनका जी चुनाव प्रचार कब शुरू होता है। आप ये भी देखिए कि नीतीश, जब तक वो तेजस्वी ने उस पूरी यात्रा में जिस तरह का बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि तेजस्वी बिहार की ताकत है, कांग्रेस बिहार की ताकत नहीं है। तेजस्वी ने बिहार में राहुल गांधी का स्वागत किया, उनकी वोट जनाधिकार यात्रा में कई बार स्वेच्छा से कहा कि वो पीएम है, होल हार्टेडली कहा कि वो पीएम बन गए, लेकिन एक भी बार राहुल गांधी ने वहां रहते हुए, बल्कि सीधे सीधे सवाल पर भी उन्होंने कन्नी काटी थी, आपको याद होगा। तो ये चीजें, अगर हम लोग गठबंधन की बात करें, तो ये ज्यादा चीजें आपको वहां महागठबंधन में ज्यादा प्रॉब्लम दिखती है बामुकाबले नेशनल एनडीए के, क्योंकि उनके यहाँ जी, सीटों का बंटवारा सहजता से हुआ। जी। ये मुद्दा था। ये हमने भी देखा कि जो सीटों का बंटवारा था बड़ी इजीली हो चुका था। रणनीति भी अच्छी थी, प्रचार की रणनीति भी उन्होंने पहले तय की थी और उन्होंने शुरुआत भी की थी। और मुझे याद है कि मोदी जी की यात्रा हुई थी बिहार में, वो भी एक अच्छी शुरुआत थी। लेकिन जी। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फ्रेंडली फाइट कुछ 11-12 सीटों पे आपने जो कहा, वो सीटों के बंटवारों में, फिर रणनीति में। हालांकि ये देखा गया कि तेजस्वी यादव एक चेहरा था, उभर था, और जिसका प्रभाव भी था। लेकिन राहुल गांधी, हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी का फैक्टर जो है, तो बीजेपी के पास में ऐसा कोई ओबीसी चेहरा नहीं है, ना बीजेपी का अपना एक चेहरा जो प्रभावशील रहे बीजेपी के अंदर, वो भी नहीं है। हम जानते थे राष्ट्रीय स्तर पर की डीसीएम रह चुके, अब तो नहीं है, स्वर्गवासी हो चुके सुशील मोदी एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन उतना प्रभाव बीजेपी के अंदर वो बिहार में नहीं था। लेकिन क्या मोदी फैक्टर के अलावा बीजेपी के पास में कोई ऐसा चेहरा नहीं था कि जो और आंकड़ों का गणित कुछ बदल पाए? और इधर तेजस्वी का सही मायने में चेहरा ये ब्राइट था, यूको में बेरोजगारी का मुद्दा काफी बड़ा था, और राहुल गांधी का असर क्या रहा? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बैटिंग की, और उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की कि उसके रन एनडीए के खाते में जुड़ते चले गए। बैटिंग वो कर रहे हैं, खाते में वो एनडीए के रन जोड़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग से वजह? तेजस्वी को थोड़ा प्रॉब्लम हुई। मैं बता रहा हूँ उसको, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, तेजस्वी जो है एक बहुत बेहतर, एक ऐसे आधार के नेता है जो उनको विरासत में मिला। देखिए, वो 31% वोटिंग से शुरू करते हैं। वो जब अपना माई समीकरण है जो 17 और 14% यानी 31% से शुरू करते हैं, और वो बिहार में वाकई ही अभी भी उनकी ताकत, और वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पिछली बार भी रहे थे, जबकि बहुत बड़ा ताकतवर कोशिश की गई थी एनडीए की तरफ से। आपने देखा होगा सिंगल में वो सबसे बड़ी पार्टी रहे थे, बीजेपी दूसरे नंबर पे थी। तो उसके बाद जब उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की थी, तो राहुल गांधी एक ऐसा मुद्दा लेके पहुंच गए कि जिस मुद्दे की बिहार के ग्राउंड में कोई भी वजन नहीं है। क्योंकि जो भी आदमी चुनाव लड़ता है, जैसे मैं आज भी कवरेज कर रहा था और मैंने निकलने से पहले कम से कम 10 सीटों पे मैं गया, एसआईआर के बाद भी कोई प्रॉब्लम्स वहां नहीं थी। लोग तुरंत चिट दे रहे थे, मशीन से निकाल रहे थे। और चूंकि जो मतदाता के एजेंट है, उनको मालूम था ये मर चुका, ये बाहर चला गया। लेकिन राहुल गांधी जिस हवाई यात्रा की बात कर रहे थे, आप सोचिए कि तेजस्वी ने उस मुद्दे को एक दो बार देखा और उसके बाद उसको अपनी सभाओं में बोला तक नहीं। आप ये सोचिए कि ये एक मुद्दा गलत देना, उनके पास लगा देना, और आप समझिए जब तक कि उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट, याद होगा आपको, अशोक गहलोत पहुंचे, अविनाश पांडे पहुंचे, उसके बाद आपने देखा अजय माकन पहुंचे लाइन से अल्लाह वरू वाले मसले को हटाने के लिए। तो एक तरह का उन्होंने तेजस्वी का जो फ्री फॉल वो हो सकता था, वो फाइट कर सकते थे, और अपने साथ माई समीकरण के कोई और स्ट्रेटजी बना के, जो कुर्मी कोयरी हैं, जो भी अलग से कुशवाहा समाज है, या दूसरा एक सैनी समाज है जैसे मलाई है, जिसमें उनकी तरफ से मुकेश सैनी है, उसके लिए और ज्यादा स्ट्रेटजी प्लान कर सकते थे। लेकिन उनका ज्यादा समय इसी बात पर लग गया। आप ये सोचिए, उन्होंने किसी भी अपनी पार्टी के नॉमिनेशन में नहीं गए। आप ये सोचिए, वो इतने ज्यादा इस बात से खिन्न थे, और ये मेरी समझ में नहीं आया कि गुस्सा मुझे सामने पे और मैं अपना खिलौना तोड़ दूं, उस बच्चे की तरह बिहेव मैंने देखा। वरना तो आपको अपनी यात्राएं आपको करते रहना चाहिए था। वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम रही, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस का एक एजेंडा आज से नहीं है। कांग्रेस को अगर हम लोग बहुत पहले से गौर करते हैं और शुरुआत से देखते हैं, खासतौर से श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद, तो वो रीजनल पार्टीज के छत्रपों को बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं, और उस समय नहीं करते हैं जब उनको उनके वोट बैंक को वापस लेना होता है। देखिए, जो वोट बैंक तेजस्वी के पास है, वो सबसे बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि यादव है तभी उनको मुस्लिम वोट मिल पा रहा है, क्योंकि यादव वोटों के वो एक छत्र वहां एम्बॉय है। वो फैक्टर। देखिए एवरेज पे बाग है। जी, कुछ आप कह जी रहे हैं? जी, एम्बॉय फैक्टर मतलब।
जो एम्बाई हाँ फैक्टर जी, जाना तो जाता मैं है। यही कह रहा था जी, मैं आपको उसको थोड़ा-सा दर्शकों के लिए थोड़ा-सा अगर वो समझ पा रहे होंगे तो उनके लिए मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसीलिए क्योंकि देखिए यादव समीकरण पर वो खड़े हैं तभी उनको मुस्लिम वोटर्स मिलते हैं। सीमांचल में इस बार इस तरह की हालत थी जबकि पिछली बार 20 सीटों पे लड़के असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें हासिल की थी और ये हैदराबाद के बाहर उनका सबसे बड़ा पार्टी का आज तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन था। तो उसके बावजूद आपने देखा होगा कि वो जब वापस आए, जब वहां से लौटे जो ऑपरेशन सिंदूर पे हम लोगों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल अलग शो में गए थे, उन्होंने वापस लौटते ही सबसे पहले ये कहा था, सबसे पहला स्टेटमेंट था कि मैं महागठबंधन में शामिल होना चाहता हूं और अपनी तरफ से अपील करता हूं ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। वो सिर्फ वोटों का बंटवारा नहीं, वो एक गैम्बल कर रहे थे। उनको मालूम था कि तेजस्वी उनको शामिल नहीं करेंगे, लिहाजा होगा क्या कि वो जनता के पास जाकर ये कह सकेंगे देखिए साहब हमने तो कहा, क्योंकि उनको पता है इस बार जनता मुस्लिम वोटर्स एक तरफा तेजस्वी के साथ खड़ा होना है, जैसे हमने यूपी में देखा। अखिलेश यादव के साथ लगभग 90% और 95% जो प्री इंडिपेंडेंस 1946 का मुस्लिम लीग के लिए जो वोट था, लगभग उस तरह से वोट पड़ रहा था। मैं उसको उसके साथ हम लोग नहीं कर रहे, सिर्फ आंकड़ों के लिए बताना चाहते हैं ताकि लोग समझ सकें। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको इस तरह का माहौल दिखता था। यहाँ सीमांचल में और जहां सबसे ज्यादा कई सीटों पर वहां 70 कुछ धामन सीट है, शायद 77% है। अलग अलग सीटों पर इस तरह के जहां मुस्लिम वोटर्स हैं वहां भी तेजस्वी का बहुत प्रभाव था। लेकिन अब दोबारा से ओवैसी ने थोड़ा कोशिश की, मुझे लगता है 1-2 सीटों पे वो आएंगे लेकिन ज्यादातर पर वही रहेगा। दिक्कत यह है कि कांग्रेस से उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल पाई और कांग्रेस के जो यहाँ से प्रभारी बनाए गए थे उनको वन मैन एजेंडा दिया गया था कि कांग्रेस की जमीन वापस आनी है। वह कांग्रेस की जमीन बीजेपी ने नहीं छीनी है, कांग्रेस की जमीन रीजनल पार्टियां छीनती हैं। अगर आप देखेंगे कांग्रेस के पास वही वोट बैंक था जो वहां शिफ्ट हुआ, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक है, चाहे वो दलित वोट बैंक है और अपर कास्ट में से ब्राह्मण्स वोट होगा। यही हम लोग सुनते आए थे, दलित ब्राह्मण्स एंड मुस्लिम्स, ये वोट बैंक कांग्रेस का आधार बहुत अरसे तक रहा। तो लिहाजा उनको वापस लेना होगा तेजस्वी से। इसीलिए शुरुआत में आप देखेंगे कांग्रेस ने कि हम 70 सीटों पे लड़ेंगे, हमारा ये होगा, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि ये कैंपेन जो 3 महीने पहले 4 महीने पहले मुझे कहीं कहीं तो एनडीए से बेहतर दिख रही थी। एक जो मोमेंटम बनता है वो दिख रहा था, लेकिन फिर वो मोमेंटम टूटा। अभी चूंकि 14 तारीख को ये पता चल ही जाएगा कि जनता ने किसको देखा, लेकिन एज ए रिपोर्टर मैं तो मेरा व्यूज आपके सामने रखूंगा ही। जी जी, जी, जी। मैं प्रेक्षकों के लिए कुछ जानकारी बता देता हूँ, मतलब कुछ आंकड़े कि आपने 40 का आंकड़ा बताया कि अगर जेडीयू के पास में नीतीश कुमार के पास 40 का आंकड़ा आ जाता है, तब भी वो बीजेपी को हिला सकते हैं। 2020 का जो बलाबल है पक्षी है पार्टी वाइज जो स्ट्रेंथ है मैं बता दूं, बीजेपी के पास 74, जेडीयू के पास में 43, आरजेडी जी के पास जी 75, कांग्रेस के पास 19, और बाकी जो पार्टियां हैं उसमें एलजेपी के पास में महज एक, जिसका ये कहा जा रहा था कि अब एक चिराग सीट पासवान जो केंद्रीय मंत्री उनका जलवा दिख रहा है या प्रभाव बढ़ गया है, और बाकी सारे अन्य 31 थे। लेकिन जो दरअसल आरजेडी का 2010 में जो आंकड़ा था वो 22 था, 2015 में आरजेडी 80 पर थी, 2010 में जेडीयू 80 था। 115 पर थी, 2015 में जेडीयू 71 पर आई, 71 पर, और 2010 में बीजेपी 91 में थी, और 2025 में वो घटकर 53 हुए। मतलब कहा जाए तो इन आंकड़ों से आप बिहार के राजनीति का अंदाजा बिल्कुल ले सकते हो। 40 का आंकड़ा होने के बावजूद भी नीतीश कुमार क्या इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से? क्योंकि अगर उनकी सरकार आती है और आंकड़े बन पाते, सारी मेजोरिटी जो है 122 विधायकों की हासिल कर लेते हैं, तो अब सवाल ये है कि अपना मुख्यमंत्री हो, ये कोशिश तो हर राज्य में जहां उनका मजबूत जनाधार है या उनके विधायक ज्यादा है वहां तो बीजेपी की कोशिश होती है, और वो भी कांग्रेस के तरह शतर पार्टियों को, रीजनल पार्टियों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती काम के लिए, सत्ता बनाने के लिए। लेकिन बाद में उसको काटने का काम महाराष्ट्र में भी हुआ, कई अन्य जगह में हुआ। ये तो राजनीति जो संदर्भ है, जो दिखती है परिस्थिति विद्यमान, वही हम कह सकते हैं। अब इसमें क्या तेजस, ये पहला जो चरण है धीरेन्द्र जी, ये पहला चरण ही तय करेगा कि तेजस्वी बिहार का बाजीगर रहेगा या नीतीश कुमार? देखिए पहले चरण से ही तय हो जाएगा क्योंकि 121 सीटें इसमें है और 122 सीटें दूसरे में है, दूसरे चरण में। तो इसीलिए 121 सीटों में से आपको 60 से 70 सीटें लेनी होंगी
और वही सीटें आपको मुझे लगता है कि 65 तो मिनिमम चाहिएंगी, और दूसरे जी में भी आपको 60-65 लेनी पड़ेंगी, तभी आप उस आंकड़े को छू पाएंगे, जिसको चमत्कारिक मार्क कहा जाता है। नहीं तो जो सत्ता में है, अगर मान लो 5-10 की कमी पड़ती है, तो आपको मालूम है जो सत्ता में होती है पार्टी, उसके लिए ज्यादा आसानी से होता है मैनेज करना बामुकाबले उसके जो विपक्ष में है, क्योंकि आपके पास सिस्टम होता है, तब तक आप ही उस सिस्टम को हैंडल कर रहे होते हैं। और अगर इनको जो एनडीए को, जो मुझे नहीं लगता कि उनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा है, अगर हम लोग चुनाव में लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कि उनके खिलाफ कोई इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, बल्कि वो लोग पिछली बार से अपनी सीटों का आंकड़ा बढ़ा सकते हैं। तो जी इसीलिए जी मुझे नहीं लगता, और चूंकि मैंने नीतीश कुमार का, अगर आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ नीतीश कुमार को इसी बात से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में राजनीति में एक चमत्कार है, क्योंकि 2.5 से 3%, मतलब टोटल मिला के कुर्मी कोयरी, जिसको लवकुश समीकरण भी कहा जाता था, वो महज 4 से 4.5% वोट बैंक है। यानी बिहार जो जातियों पर जातने की राजनीति की प्रयोगशाला है, वहां एक ऐसा शख्स मुख्यमंत्री है जिसकी अपनी जातियों की संख्या सिर्फ 2.5% है, और अपने जाति जो समालोचन साथ में है उनके साथ सिर्फ 4.5% है। इसके बावजूद वो निरंतर सत्ता में है। तो आपको मानना पड़ेगा कि वो अकेला राजनेता है जो जातियों का वो तोड़ता है, दायरा तोड़ता है, और बीजेपी की ये बिल्कुल। और मजबूरी है कुर्मी और कि बीजेपी के पास अति पिछड़ा भी, कुर्मी और अति पिछड़ा हाँ, मैंने वर्ग भी। वो नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसका अपनी जो जाति है वो उतनी है, जो मैंने आपको बताया, वो तो उसने क्रिएट किया, वो उसने बनाया है। वो तो अति जी पिछड़ा तो उसका बनाया हुआ वोट बैंक है, जो उसकी जाति नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में उसको इसलिए चमत्कार कहना चाहिए कि वो जातियों के दायरे को तोड़ता है। और महिलाओं के अंदर आज की डेट में मैं सिर्फ 2 ही नेताओं को देख रहा था। आप ये सोचिए कि कम से कम 300-400 महिलाओं का तो इंटरव्यू मेरे रिकॉर्ड पर है, जो मैंने कैमरे पर लिया हुआ, जो हम लोग डालते भी हैं वीडियोज। और आप पहला वर्ड अगर कोई निकलता है तो या तो नीतीश कुमार है या प्रधानमंत्री मोदी है। मैंने जी बाकी तमाम छत्रपों को जी। जी। एक आखिरी दौर में काफ़ी समय तो आपने दिया, बड़ा भागम भाग सब आपकी शुरू थी दिन भर। अगर रैपिड फायर क्वेश्चन अगर किया जाए तो कुछ 5-6 चंद सवाल पूछता हूँ आखिरी चरण में इस इंटरव्यू के। धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि मोदी फैक्टर बिहार में था? जबरदस्त। नीतीश कुमार अब भी प्रभावी है? अभी भी वही चेहरा सबसे बड़ा है। नीतीश कुमार की तबीयत के बारे में जो गलत सलत कहा जाता है, क्या उनकी तबीयत का असर उनके सीएम पद के आड़े आ सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब मैंने ये 50वीं जगह सवाल पूछा, और तमाम जगह पर लोगों ने कहा कि हमको उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक वो है हमारे जी मुख्यमंत्री है। जी। तेजस्वी यादव का चेहरा इस 2025 के चुनाव में अ, बड़ा कारगर साबित हो सकता है या नहीं? देखिए, वो एक सबसे ताकतवर विपक्षी नेता आज भी हैं, और इस चुनाव के बाद भी रहेंगे। जी। राहुल गांधी को का जो राजनीतिक करियर है, वो बिहार के चुनाव पर आगे का डिपेंड है या नहीं है? न- नहीं, वो राहुल गांधी कुछ भी कहिए आप, देश की एक सबसे बड़ी पार्टी है जो वो अपोजिशन में, जिसके पास 99 सांसद हैं, और वो सिर्फ एक बिहार स्टेट में नहीं है, क्योंकि उनकी ग्राउंड वहां नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमको ये वेटेज देना पड़ेगा कि आज भी वो मुख्य विपक्षी पार्टी वही है, जो जातियों के दायरे तोड़ती है, जो राज्यों के दायरे तोड़ती है, और अलग अलग जगह से अपनी सीट जुटाती है। ये बड़ी बात है। जी। बिहार की राजनीति कास्ट फैक्टर से प्रभावित हो जाती है। सबसे बड़ी कास्ट कौन सी है जो राजनीति को हमेशा प्रभावित करती है? देखिए, ये सबसे बड़ी, जब से नीतीश कुमार ने एक नया समीकरण क्रिएट किया, उससे तब से यादव जातियों का जो पूरा ताकतवर समुदाय 90 के बाद उभरा, वो सब बिखर गया था। दूसरा ये भी समझने की जरूरत है मनोज जी, कि जब 90 में जो सरकार सत्ता में आई थी, लालू प्रसाद यादव जिसके नायक बनाए गए थे, उस वक्त भी सामाजिक न्याय के वक्त लालू प्रसाद जी यादव जी पिछड़ों के नेता थे, ना कि यादवों के। तो जी आगे उन्होंने अपने आप जी को यादवों का नेता बनाया। जी। लालू प्रसाद यादव का कोई करिश्मा बाकी रह गया बिहार के राजनीति में? मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास बिहार को देने के लिए कुछ है। अगर कोई विजन निकलना है, तो मुझे लगता है तेजस्वी को अपने आइडिया को और ब्रॉड करना होगा,
और समावेशी होना होगा अगर उनको। अब लालू प्रसाद यादव इतिहास के समय की जी। एक चीज है जो सिर्फ अपने मतदाताओं को इमोशन कर सकते हैं। युवाओं को सबसे प्रभावित करने वाला इस चुनाव में चेहरा कौन सा था? मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी? देखिए, मैं तो फिर यही कहूँगा कि चूँकि जातियों के आधार पर अगर आप देखेंगे तो सब लोगों ने, जैसे मैंने एक जगह फैक्ट्री पूछा, हज़ारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट को उन सामने बैठे मतदाताओं ने, चूँकि वो सजा दिए थे तेजस्वी यादव की, उन्होंने कहा ये हमारे लिए कोई विकास नहीं, ये फैक्ट्रियाँ और वो सब उखाड़ दो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ इतना ज़्यादा कास्ट डिवीज़न है, लेकिन अगर आप जातीय दायरे को तोड़ते हैं तो 2 नाम बड़े हैं। पहला मैं नीतीश कुमार को दूँगा नंबर, दूसरे पर मुझे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेना पड़ेगा, ना तो अमित शाह को कोई वहाँ वो देता है, चूँकि वो ऑर्गेनाइज़ेशन है बीजेपी के, उनकी बात होगी, ना ही यहाँ कोई आप देखेंगे कि बहुत बड़े जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जिनको अक्सर अब लोग ये मान लेते हैं, जो खासतौर से बीजेपी के समर्थक हैं, कि वो बहुत बड़े, वहाँ उनका भी नाम उतना बड़ा नहीं है। तो आपको ये मानना पड़ेगा जैसे फडणवीस ऐसे ही वो यहाँ है। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा चेहरा है, मुझसे पूछेंगे तो इस पूरे चुनाव में मैं नीतीश कुमार को ही दूँगा, चाहे हार हो या जीत हो, वही एक फैक्टर है जो तेजस्वी को रोकता है। जी। आखिरी सवाल, 5 ऐसे ज़मीनी मुद्दे अ, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हो, जो आम लोगों के साथ में जुड़े हो इस इलेक्शन में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुझे पहले से, आपका पहला ही सवाल अगर मैं ये होता तो इसका जवाब मैं इसी तरह देता कि ये सबसे मुद्दा विहीन चुनाव था, कोई मुद्दे नहीं थे। आप इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं कि जो पार्टी सत्ता में है, जो गठबंधन सत्ता में और लंबे समय से सत्ता में है, बीच में ब्रेक छोड़ दीजिए, वो भी 20 साल पुरानी कहानी बता रहा है। और जो सत्ता में आना चाहता है, वो भी वही सारी कहानी बताना चाहता है, जिनका जनता में कोई असर नहीं, क्योंकि जनता अब इन बातों को सुनना नहीं चाहती। वो ये मानती है सड़क बनी है, सड़कें दिखती हैं, लेकिन अब उस पर तो सत्तारूढ़ पार्टी को कोई फ़ायदा मिलना नहीं, क्योंकि सड़कें तो लगातार जब से नीतीश आए हैं बनाई हैं, उन्होंने बेहतर सड़कें बनाई हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश से बेहतर सड़कें आपको बिहार में मिल रही हैं। तो बिजली का मुद्दा हल कर चुके, पानी का मुद्दा हल कर चुके, तो ये बहुत सारे मुद्दे वो हल कर चुके, और मजबूरी ये है कि जी। जो आरजेडी है वो उन्हीं पर अपने पकड़ बनाना चाहती। तो कुल मिला के मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा रिटॉरिक था और कोई भी मुद्दा ज़मीन पर नहीं दिख रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र पुंडीर साहब, आपने समय दिया नवराष्ट्र नव भारत का। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो धन्यवाद, ये धन्यवाद धीरेन्द्र आप। पुंडीर के साथ में हमारी बातचीत मतलब उनके साथ में जो बातचीत है हमारी, जो आम्ही संवाद साधला बिहारच्या निवडणुकीवर, विधानसभा निवडणुकीवर, तो तुम्हाला कसा वाटला आणि बिहारच्या राजकारणाबद्दल महाराष्ट्रातल्या लोकांना, जनतेला काय वाटतं? कायम आपण बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीचं, तिथल्या राजकारणाचं आकर्षणीय संबंध भारताला असतं, महाराष्ट्रालाही असतं. कारण बिहार आणि उत्तर प्रदेशमधले बरेच नागरिक स्थलांतरित होऊन मुंबईत आलेले आहेत रोजगारासाठी, आणि म्हणून इथल्या लोकांबद्दलही, तिथल्या लोकांचं आकर्षण तिथल्या राजकारणाचं, समाजकारणाचं असतं, आणि तिथल्या लोकांना सुद्धा मुंबईच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं आकर्षण असतं. हे पूर्वापारपासून चालत आलेलं आहे. त्यामुळे तुमच्या प्रतिक्रिया नोंदवा. नवराष्ट्र डिजिटल आमचं चॅनल हे सबस्क्राईब करा. याशिवाय इंस्टाग्राम आणि फेसबुक हे दोन्ही अकाउंट फॉलो करा. खूप थँक्यू. नमस्कार.